हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त। तो आपको अपने चैनल पे स्वागत है। आज एक बहुत ही साइकेट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग, जो 2000 एमपी में सेकंड ईयर जेएनएम में पूछा है, 2020 में भी पूछा है, 2021 में भी 10 मार्क्स का पूछा है। और ये 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में हर साल पूछता ही पूछता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो आज इसको देखेंगे अपन लोग। तो क्या देखेंगे, कौन सा है टॉपिक? टॉपिक है साइकेट्रिक इमरजेंसी। कौन सा है? साइकेट्रिक इमरजेंसी। इसमें क्या क्या देखेंगे? डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, और उसके टाइप्स देखेंगे, कारण देखेंगे, और मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, ये सब देखेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या है? साइकेट्रिक इमरजेंसी एक विचार, प्रक्रिया एवं व्यक्ति की भावनाओं, कार्यों के अचानक गंभीर परिवर्तन द्वारा समझा जा सकता है। इसके लिए तुरंत इमरजेंसी एक्शन की आवश्यकता होती है। क्या बोल रहा है? साइकेट्रिक इमरजेंसी जो है एक प्रकार का विचार या भावना जो कार्य है, भावना है, उसमें अचानक परिवर्तन किसी वजह से भी हो सकता है। परिवर्तन और किस किस वजह से होता है ये आगे देखेंगे अपन। जिसके लिए तुरंत एक्शन की, इमरजेंसी एक्शन की आवश्यकता होती है। यदि तुरंत इमरजेंसी एक्शन नहीं लिया जाए तो क्या होगा? कुछ भी अनहोनी हो सकता है। पेशेंट खुद कर सकता है, अपने हार्म पहुंचा सकता है, या फिर किसी और को। तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ। अब डेफिनेशन देखते हैं। परिभाषा क्या बोल रहा है? यह है मनोरोग की एक अवस्था है जिसमें विचार की तुरंत आवश्यकता होती है, जिसमें उपचार की तुरंत आवश्यकता होती है। यह आपातकालीन अवस्था मरीज को मानसिक स्तर, मरीज की संबंधियों, परिवार स्थिति या वातावरण कारकों की वजह से हो सकता है। ये कॉज क्या है बोल रहा है? ये मानसिक, यदि क्यों हो सकता है? क्यों हो सकता है? पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? यह मनोरोग की एक अवस्था है जिसमें उपचार की तुरंत आवश्यकता होती है। जो इमरजेंसी साइकेट्रिक इमरजेंसी है, वो क्या है? एक मनोरोग की दशा है। और यह किस किस की वजह से हो सकता है? या तो वो पेशेंट मेंटली इल हो, या मेंटली उसका स्टेटस सही नहीं हो, मरीज के उसके फैमिली में कुछ हुआ हो, इसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। अब उसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं? टाइप्स होते हैं, एक ओवर रिएक्टिव हो गया, एक स्टूपर हो गया, या फिर लो एक्टिव हो गया, लो रिएक्टिव हो गया। उसके बाद डिलेरियम हो गया, सुसाइड अटेम्प्ट हो गया, एक्यूट साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गया, लिथियम टॉक्सिसिटी या ड्रग्स टॉक्सिसिटी हो गया। उसके बाद एल्कोहल ड्रग डिप्रेशन, एल्कोहल विड्रॉल हो सकता है, उसमें भी हो सकता है। क्रॉनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर, एक्यूट स्ट्रेस सिंड्रोम, या फिर इपीलेप्सी। और भी कई कारण हैं, उनकी वजह से हो सकता है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू जो झगड़े होते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। सीवियर स्ट्रेस एंड डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है। यदि किसी के साथ रेप का अटेम्प्ट हुआ है या रेप हुआ है, रेप ट्रेडेशी में भी हो सकता है। या उसके बाद एक और है, एड्स रिलेटेड इमरजेंसी में भी हो सकता है। उसके बाद इसमें ये डील किया है, लेकिन अपन लोग कॉजेज, क्लिनिकल फीचर्स में देखते हैं कि जो व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करेगा उसमें क्या क्या फीचर्स दिखेगा, मतलब क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं उसका। तो उसमें आक्रामक व्यवहार, जो बिहेवियर होगा वो एग्रेसिव रहेगा, और वो बहुत एक्टिव रहेगा, वो बहुत एक्टिव रहेगा। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा क्या होगा? एक्साइटेड होगा, ओवर एक्साइटेड होगा। जो उसकी पीपल्स होगी, जो पुतली होगी वो डाइल्यूट रहेंगी, मतलब बड़ी फैली हुई दिखेंगी। जो रेस्पिरेशन है और हार्ट रेट है वो भी बढ़ा हुआ दिखेगा। उसका कॉन्शियसनेस, एकाग्रता में भी कमी रहेगी, और वो बहुत लाउडली तेज बात करेगा। और उसका चेहरा तमतमाता हुआ, मतलब तमतमाया हुआ, मतलब चेहरा लाल, फेस रेड दिखेगा।
उसके बाद फड़फड़ाती नसिका मतलब पाल्पिटेशन दिखेगा। और क्या दिखेगा, असहमति प्रकट करेगा। जो भी आप यदि बोलेंगे तो उसमें वो क्या बोलेगा, नकारात्मक प्रस्तुत करेगा। उसके बाद देखते हैं अपन किसी एक टॉपिक को डील करते हैं, फिर उसको करते हैं। जैसे ओवर एक्टिव को अपन लोग डील करते हैं। मरीज एक आक्रामक, हिंसक, अति सक्रिय एवं उत्साही ओवर एक्साइटेड होने के कारण साइकेट्रिक इमरजेंसी है क्योंकि ऐसे मरीज स्वयं या अन्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये क्या हुआ है, हाइपर जो एक्टिव है वो उसमें साइकेट्रिक एक प्रकार का साइकेट्रिक इमरजेंसी है। क्यों? क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो साइकेट्रिक पेशेंट है। और यदि जो नॉर्मल भी व्यक्ति होते हैं तो उनमें क्या होता है, उनको भी उस टाइम पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइपर एक्टिव है, उनका जो मेंटल स्टेटस है वो स्टेबल नहीं है। तो कॉजेज़ में क्या क्या कॉजेज़ हो सकता है, कॉजेज़ देखते हैं। एक तो डिलेरियम हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, सीवियर मेनिया हो सकता है, एजिटेटेड डिप्रेशन हो सकता है, अल्कोहल विड्रॉल हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकता है, एक्यूट न्यूरोटिक डिसऑर्डर हो सकता है, एक्यूट स्ट्रेस हो सकता है, इम्पल्सिव बिहेवियर के कारण भी हो सकता है। अब इसका मैनेजमेंट देखते हैं। इसमें मैनेजमेंट 2 टाइप का आएगा, एक नर्सिंग आएगा और एक मेडिकल मैनेजमेंट आएगा। तो मैनेजमेंट में क्या देखते हैं, सर्वप्रथम मरीज की तय गाइडलाइंस के अनुसार शारीरिक जांच करनी चाहिए। जो मतलब पेशेंट जैसा पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या करनी चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन करनी चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा, मरीज को साइकेट्रिक हिस्ट्री एकत्रित करना चाहिए। जो उसकी कोई साइकेट्रिक हिस्ट्री रही है उसकी कलेक्शन करना चाहिए, डाटा लेना चाहिए। मरीज की मानसिक स्तर जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी की जानी चाहिए। इसमें पेशेंट की मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की जानी चाहिए। उसके बाद और क्या क्या उसको दे सकते हैं, तो उसमें ड्रग कौन कौन सा दे सकते हैं ये देखते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट। सेडेशन मतलब थोड़ा उसकी जो हाइपर एक्टिविटी है उसको कम करेंगे। मरीज को सेडेटिव या हाइपोटेनिक ड्रग दी जानी चाहिए। साथ में ही मरीज को एंटीसाइकोटिक ड्रग भी दी जानी चाहिए। जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग में कौन से दे सकते हैं, हेलोपेरिडोल और या फिर क्लोरप्रोमाजीन। और सेडेटिव में यदि सेडेटिव में देखें तो सेडेटिव में कौन सा ड्रग दे सकते हैं, ये अपन दे सकते हैं डाइजेपम दे सकते हैं। सेडेटिव में यदि देखें ड्रग कौन सा दे सकते हैं, डाइजेपम दे सकते हैं। रीस्टेनिंग मतलब बांधना, और अब वो बहुत हाइपर एक्टिव है तो उसको ये बांधना लास्ट ऑप्शन रहता है। यदि एक हिंसक मरीज शांत करने में अंतिम उपाय है, ये क्या है, ये अंतिम उपाय है, लास्ट ऑप्शन है। यह अमानवीय तरीका से न होकर इसमें मानवीय पहलू पर ध्यान देना चाहिए। ये क्या है, अब इसको ये नहीं मानना चाहिए उस टाइम, क्योंकि उसे हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है क्या, पेशेंट को बचाना। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए या फिर किसी को ये ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए कि ये एक अमानवीय तरीका है। हाँ, उसके बाद क्या रखना चाहिए, जिसे मरीज के संबंधी के उद्देश्य की बता देना चाहिए और इन्फॉर्म कंसल्ट लेना चाहिए। जो भी वहाँ पेशेंट के संबंधी है उनको बता देना चाहिए कि हम रीस्टेन बांधने जा रहे हैं, और उनसे मतलब इन्फॉर्म करके कंसर्न लेना चाहिए कि वो लोग राजी हो तो कर सकते हैं, बांध सकते कंसर्न लेने के बाद। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, नर्स फर्स्ट नंबर क्या है, नर्स हिंसक मरीज की अन्य मरीजों की रक्षा करनी चाहिए। जो हिंसक मरीज है उनको अन्य मरीजों की रक्षा करनी चाहिए, जो अन्य मरीज है उनको रक्षा करना चाहिए। जो हिंसक पेशेंट है उससे दूसरे को रक्षा करना चाहिए। नर्स को आक्रामक मरीज को अपनी भावनाएं व्यक्त करने हेतु आउटलेट या अन्य विकल्प उपलब्ध करना चाहिए। उसे मरीज की भावनाओं का
शाब्दिक अभिव्यक्त वर्बल एक्सप्रेशन हेतु प्रोत्साहित मिलता है। क्या होता है कि उसको ऑप्शन देना चाहिए कि आप मतलब कैसे वो अपना वर्बली बता सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्यों सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। उसके बाद 3 नंबर में क्या है, मरीज को अन्य कम्युनिकेशन मीडियम जो संप्रेषण माध्यम है उसके प्रकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे वो किस प्रकार से बात कर सकता है या फिर उसको किसी दूसरे लैंग्वेज आती है तो उसके हिसाब से फिर ट्रांसलेटर को बुलाना चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बोलने में इच्छुक नहीं हो बट लिख सकता हो वर्बली, या फिर वो किसी बॉडी लैंग्वेज से बता रहा हो, तो उसका कम्युनिकेशन मीडियम क्या प्रेफर कर रहा है या फिर वो क्या समझ रहा है, उस हिसाब से ही नर्स को वैसा ही कम्युनिकेट करना चाहिए। उसके बाद 4th नंबर क्या बोल रहा है, मरीज को शांत एवं अनुत्तेजित नॉन स्टिमुलेटिंग वातावरण प्रदान की जानी चाहिए। जैसे रेडियो टीवी की आवाज़ धीमी करनी चाहिए, प्रकाश का धीमा लाइट रखना चाहिए, और जो नर्स हो वो भी खुद पेशेंट से बहुत धीमी आवाज़ में बात करे। नर्स को मरीज के साथ विश्वासपूर्ण उपचारात्मक थेरेपेटिक रिलेशनशिप बनाना चाहिए। मरीज को ऊर्जा का चैनलाइजेशन करने हेतु मार्ग अंतरीकरण करने हेतु शारीरिक श्रम करवाना चाहिए। क्या है कि उसके माइंड में फिर से वो थॉट ना आए, इसके वजह से क्या करना है अपन को, उसको कुछ फिजिकल वर्क देना है कि आपको ये करना है, ताकि थोड़ी वो क्या करे, फिजिकल वर्क करे, जिसके वजह से क्या हो, वो थोड़ा बहुत थके और आराम से नींद ले। मरीज की आक्रामक अवस्था के दौरान मरीज को सुरक्षित एवं प्रभावी रूप से नियंत्रित करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, मरीज को प्रभावी सुरक्षित रूप से नियंत्रित करनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, चिकित्सक द्वारा लिखी गई सेडेटिव हाइपोटेनिक ड्रग को दी जानी चाहिए। जो डॉक्टर ने लिखा है, साइकेट्रिस्ट ने लिखा है, उसका वो देनी चाहिए। अन्य स्टाफ की सहायता मरीज का रिस्टेन करना चाहिए, स्टाफ की सहायता से रिस्टेन करना चाहिए। अगर रिस्टेन की आवश्यकता नहीं हो तो मरीज को घूमने फिरने की क्षेत्र सीमित करना चाहिए। यदि रिस्टेन करने की आवश्यकता नहीं है तो क्या करना चाहिए, मरीज का जो क्षेत्र है, घूमने फिरने का क्षेत्र है, उसको ही कम कर देना चाहिए। उसके बाद 11th पॉइंट क्या बोला, मरीज को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए। जो नर्स है उनको पेशेंट से बहुत धीमी आवाज़ में बातचीत करनी चाहिए। बातचीत करते समय साधारण शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उसे अपनी वाक्यों को स्पष्ट करना चाहिए। यदि आप पहली बात तो आप धीरे बोल रहे हो तो हो सकता है पेशेंट को सुनाई नहीं दे, तो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, रिपीट भी करना चाहिए। मरीज को उसके व्यवहार में परिवर्तन हेतु डराना धमकाना नहीं चाहिए, बल्कि उसके व्यवहार हेतु सीमाएं तक की जानी चाहिए। क्या है कि उसके जो भी बिहेवियर है उसके लिए आपको धमकाना नहीं चाहिए नर्स को, कि तुम ऐसे नहीं करोगे तो मैं ऐसे कर दूंगी या कर दूंगा, ऐसे तो नहीं करना है ऐसा। 30 नंबर क्या बोल रहा है, नर्स को मरीज के बिना कारण रिस्ट्रेन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रिस्ट्रेन क्या है, ये लास्ट ऑप्शन है, तो बिना कारण तो करना ही नहीं है। 40 नंबर क्या बोल रहा है, 40 नंबर नर्स को एक मरीज के रिस्ट्रेनिंग बांधने हेतु अन्य मरीज का सहायता प्राप्त नहीं करनी चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी एक व्यक्ति को बांध रहे हैं तो दूसरे पेशेंट का हेल्प नहीं लेना चाहिए, बल्कि स्टाफ से ही बंधवाना चाहिए। नर्स को मरीज की भावनाओं, सम्मान एवं अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जो नर्स है वो मरीज की भावना जो है, उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी अधिकार क्या है, उसकी सम्मान क्या है, ये भी नर्स को ध्यान देना चाहिए। मरीज की आवश्यकता के अनुसार उसे नर्सिंग देखभाल करनी चाहिए। मरीज को जो जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार से पेशेंट का देखभाल करना चाहिए। मरीज का रिस्ट्रेन बांधने का प्रयोग या सेलेक्शन, आइसोलेशन, सेक्लेशन या आइसोलेशन से पूर्व
पूर्व मरीज को बताया जाना चाहिए कि यह क्यों किया जा रहा है। जैसे उसको बांध रहे हैं या फिर अलग रख रहे हैं बाकी मरीजों से, तो पेशेंट को ये बताना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो पेशेंट हाइपर एक्टिव है या फिर सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहा है, इस वजह से कर रहे हैं। तो पेशेंट को ये रियलाइज़ होगा कि नहीं ये गलत है, तो आगे से नहीं करेगा। उसके बाद 18 नंबर, रीस्टेनिंग के दौरान नर्स को हर 2 घंटे बाद वाइटल साइन, हाथ पैर के त्वचा का रंग का असेसमेंट करना चाहिए। जो नर्स यदि बांधा गया है तो क्या करना चाहिए, 2 घंटे पे वाइटल साइन लेना चाहिए। और जो हाथ पैर है बांधा गया है तो उसको भी देखना चाहिए कहीं सर्कुलेशन रुक तो नहीं रहा है, कोई साइनोसिस का कंडीशन तो नहीं आ रहा, तो वो भी चेक करते रहना चाहिए। 90 नंबर क्या बोल रहा है, किसी भी नर्सिंग प्रक्रिया या मरीज में स्थिति में पोजीशन बदलते समय रिस्ट्रेन को ढीला करना चाहिए। यदि बांधा हुआ है व्यक्ति तो क्या करना चाहिए, पोजीशन चेंज करते समय ढीला करना चाहिए ताकि वो इजीली अपना पोजीशन चेंज कर पाए। 20 नंबर क्या बोला, नर्स को बांधे हुए मरीज की आवश्यकता का निरंतर आकलन करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए, जो बांधे हुए हैं तो 2 घंटे पे ही असेसमेंट करते रहना चाहिए। जैसे क्या क्या चेक करना है, सुरक्षित संबंधी आवश्यकताएं, पोषण स्तर, जैविक जैसे उत्सर्जन और श्वसन आवश्यकताएं, औषधि एवं संबंधी आवश्यकताएं, क्या क्या सुरक्षा की है, उसकी खाने पीने की, और कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है रेस्पिरेशन में, या ऐसी कोई भी आवश्यकता को चेक करेंगे। उसके बाद 21 क्या बोला, मरीज को पुनः सामान्य व सुरक्षित स्थिति में आ जाता है तो रिस्ट्रेन को मुक्त करना चाहिए। यदि ऐसा लग रहा हो कि पेशेंट क्या है अब हाइपर एक्टिव नहीं है, उसको रियलाइज़ हो गया है, तो खोल देना चाहिए उसकी बांधे हुए। उसके बाद 20 क्या बोल रहा है, नर्स को प्रतिदिन नर्सिंग नोट निम्न बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जो क्या है, नर्सिंग नोट के रूप में लिखना चाहिए। क्या क्या लिख रहे हैं, पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, रीस्ट्रेन की प्रकृति कैसे मतलब रीस्ट्रेन किए थे, रीस्ट्रेन की अवधि क्या थी। उसके बाद 23, यदि हिंसक मरीज के पास कोई धारदार हथियार या नर्स को सुरक्षात्मक रूप से स्थिति का सामना करना चाहिए एवं अन्य स्टाफ की सहायता मांगनी चाहिए। मतलब ऐसा भी देखना चाहिए कि पेशेंट के पास कोई धारदार वस्तु तो नहीं, नर्स को ही ना हमला कर दे या खुद को ना मार ले, इस वजह से करना चाहिए। और अन्य स्टाफ का मदद लेनी चाहिए, पेशेंट का कभी किसी दूसरे पेशेंट का, वो चाहे कितना भी अच्छा पेशेंट हो, पर पेशेंट का हेल्प नहीं लेना चाहिए। 24 क्या बोल रहा है, आक्रामक एवं अति सक्रिय मरीज को मनोचिकित्सक साइकोथेरेपी प्रदान करते समय काउंसलिंग थेरेपी रूम का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। मरीज को थेरेपी देते समय नर्स हमेशा बचाव के तरीके के प्रति जागरूक रहे। ये क्या बोल रहा है, साइकोथेरेपी दे रहे हैं या काउंसलिंग दे रहे हैं, थेरेपी रूम में क्या करना है, आपको दरवाज़ा बंद नहीं करना है। क्यों, क्या पता वो पेशेंट कब उग्र हो जाए और आप मारने पे उतर जाए, तो इसलिए नहीं बंद करना है। और खुद के बचाव के लिए भी ध्यान रखना है नर्स को। तो 25 क्या बोला, नर्स को कभी भी किसी हिंसक मरीज को खुली चेतावनी देने से बचना चाहिए एवं वार्ड में किसी भी मरीज की तरफ पीठ कर नहीं बैठना चाहिए। मरीज को हमेशा आमने सामने रहकर बात करनी चाहिए। क्या है, नर्स को जो है पेशेंट को खुली धमकी या चेतावनी नहीं देनी चाहिए कि तुम ऐसे नहीं करोगे तो मैं ऐसे करूँगी, ऐसे नहीं करना चाहिए। और कभी भी पेशेंट की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो कभी भी पेशेंट आप पे हमला कर सकता है। आमने सामने रहकर ही बात करना चाहिए। मरीज को जंजीर रस्सी बांधने से बावजूद भी नर्स को सतर्क एवं सावधान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यदि मरीज जंजीर में बंधा है, रस्सी में बंधा है, फिर भी पेशेंट के साथ बहुत विनम्रता और सतर्क सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उनमें अलग एनर्जी रहती है और वो तोड़ सकते हैं इजीली जंजीर को भी, तो इसलिए रहना चाहिए। तो आज का ये टॉपिक साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या क्या होता है, उसके कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं अपन ने देखा, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन देखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप एक बार देखना इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।